चलो शुरू करते हैं अपना न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है दिल्ली हाईकोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए निर्देश जारी किए। देखते हैं। मास्टर अनिश शाह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। इसे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए, भले ही वे प्रचलित या दुर्लभ रोगों से पीड़ित हों। अब देखते हैं हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कुछ मुख्य निर्देश हैं। तो भारत संघ के लिए वो क्या निर्देश हैं, देखते हैं। दवाओं की कीमतों को कम करने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष NRDF का गठन किया जाए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से योगदान को सक्षम करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दुर्लभ रोगों के लिए दान को भी कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शामिल किया जाना चाहिए। NRDF का प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में एक या अधिक नोडल अधिकारी होंगे। केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल विकसित और संचालित किया जाए। इसमें रोगियों की रजिस्ट्री, उन्हें उपलब्ध उपचार आदि शामिल होने चाहिए, लेकिन वो 3 महीने के भीतर उपलब्ध होने चाहिए। भारत संघ DCGI और CDSCO द्वारा दुर्लभ रोगों की दवाओं एवं उपचार के लिए 60 दिनों के भीतर समर्पित फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया बनाने का निर्देश देगा। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए क्या निर्देश है। तो विनिर्माणी आयात के माध्यम से भारत में दुर्लभ रोगों के लिए उपचार और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें और दुर्लभ रोगों के उपचार से जुड़े चिकित्सा उत्पादों का आयात करने वाली कंपनियों को भारत में स्थानीय विनिर्माण या वितरण इकाइयों की स्थापना के लिए 90 दिनों के भीतर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति को विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी। अब देखते हैं दुर्लभ रोग के विषय में, रेयर डिसीज के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुर्लभ रोग को ऐसे रोग के रूप में परिभाषित किया है जो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्तियों में प्रसारित होने वाली आजीवन क्षीणता रोग तथा विकार है। उदाहरण के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस और पोम्पे रोग। अब इनके दुर्लभ रोगों के लिए देखते हैं कौन सी पहले शुरू की गई हैं। तो पहली है दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021। इसके अंतर्गत एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के मामले एवं प्रसार को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य नीति, इसके तहत दुर्लभ रोग से पीड़ित गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ दुर्लभ रोग के विषय में। अब बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने PMECRG यानी प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट और MAHA-EV पहले शुरू की हैं। देखते हैं। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की ऐसी शुरुआती 2 पहलें हैं जो अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग के बीच के अंतर को समाप्त करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान के विषय में देखते हैं। तो इस अनुदान को एक लचीले बजट के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें अनुसंधान को आसान बनाने हेतु प्रगतिशील पहलें शामिल हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान निम्नलिखित पर केंद्रित है। उच्च गुणवत्ता वाले रचनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शोधकर्ताओं को ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाना, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में योगदान देना। ठीक, ये बात हुई हमारी PMECRG के विषय में। अब बात करते हैं व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन MAHA योजना के तहत मिशन इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV यानी MAHA-EV के विषय में देखते हैं। यह आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख EV प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करती है। पहला है ट्रॉपिकल EV बैटरी और बैटरी सेल, दूसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और ड्राइव तथा तीसरा है EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही यह पहल EVs के लिए आवश्यक कल पुर्जों के डिजाइन एवं विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगी। इस पहल का महत्व देखते हैं। यह पहल भारत को EV के घटकों के विकास के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को भी बढ़ावा भी देगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाकर यह एक हरित और संधारणीय भविष्य में योगदान देगी। अब बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के विषय में। तो इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित होता है। इसकी स्थापना के साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का ANRF में विलय कर दिया गया है।
इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और शोध एवं विकास यानी R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति की शुरुआत करना तथा उसे विकसित करना और उसे बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की हमारी, जो है राजनयिक विवाद के बीच भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। तो भारत और कनाडा के बीच यह राजनयिक तनाव तब उत्पन्न हुआ जब कनाडा की सरकार ने वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए भारत सरकार से उन्हें प्राप्त राजनयिक प्रतिरक्षा को हटाने की मांग की। यद्यपि भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राजनयिक प्रतिरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। इसके अनुसार विदेशी सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए वहां की स्थानीय अदालतों और अन्य प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 राजनयिक अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। भारत 1965 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था और 1972 में राजनयिक संबंध यानी कि वियना कन्वेंशन अधिनियम 1972 के माध्यम से इसकी अभिपुष्टि की थी। देखते हैं भारत कनाडा संबंधों में हालिया विवाद। खालिस्तानी उग्रवादियों का मुद्दा। तो कनाडा सरकार द्वारा समर्थित सिख अलगाववादी समूह भारत कनाडा संबंधों में तनाव पैदा कर रहे हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आ रही है। भारतीय संप्रभुता। भारत की बार बार चेतावनी के बावजूद कनाडा की सरकार खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही है और 2023 में कनाडा ने एक स्वतंत्र सिख राज्य के गठन पर अनौपचारिक जनमत संग्रह जैसी गतिविधियों का समर्थन किया है। इसे भारत ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था। सुरक्षा सहयोग। कनाडा में रहने वाले उग्रवादियों और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े अपराधियों को लेकर भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोधों को कनाडा की सरकार ने कई बार नजरअंदाज किया है। निष्क्रिय समझौते। तो दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते तथा विदेशी निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते में कोई प्रगति नहीं देखी गई है। वोट बैंक की राजनीति। सिख समुदाय विशेष रूप से ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में कनाडा के राजनीतिक दलों खासकर लिबरल पार्टी के लिए प्रमुख वोट बैंक है। भारत कनाडा संबंध के बारे में देखते हैं। तो व्यापार 2023 में दोनों देशों के बीच वस्तु के द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी। 2022 में यह व्यापार 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 में घटकर 7.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रह गया था। वाणिज्य दूतावास संबंधी मामले। 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। परमाणु सहयोग समझौता, इस पर 2010 में हस्ताक्षर किए गए हैं और इसके तहत असैन्य परमाणु सहयोग पर संयुक्त समिति का गठन किया गया था। अंतरिक्ष। तो इसरो ने 2018 में PSLV से अपना 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया था। साथ ही कनाडा का पहला LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह भी लॉन्च किया था। ये हुई भारत कनाडा संबंध के विषय में बात। अब बात इसमें आके देखते हैं PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं। समग्र सरकारियां, जिसमें कि सरकार के सभी स्तर, उसकी एजेंसियां और संस्थाएं को शामिल करना है। अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एकीकृत किया गया। NMP के माध्यम से गुजरात में 300 किलोमीटर का तटीय गलियारा, 8,891 किलोमीटर सड़कें तथा 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है। सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव देखते हैं। तो विशेष रूप से दूर दराज और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जनजातीय विकास जैसे आवश्यक क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना योजना को सक्षम बनाया गया है। पहुंच पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वंचित क्षेत्रों में नए स्कूलों के लिए स्थानों की पहचान करना। राज्य मास्टर प्लान, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में PM गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान पोर्टल तैयार किए गए हैं। साथ ही पूंजी निवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए 533 से अधिक परियोजनाओं की मैपिंग भी की गई है। गोवा ने NMP का उपयोग करके अमोना नदी के किनारे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना विकसित की है। व्यापार में सहूलियत,
इससे भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता मिली है। साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 44 से बेहतर होकर 38 हो गई है। डेटा संचालित विकास, तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ परियोजनाओं को तय करने के लिए GIS आधारित साधनों एवं रियल टाइम में निगरानी का उपयोग किया जाता है। जिला स्तरीय योजना देखते हैं। यह सहयोगात्मक योजना निर्माण के लिए PMGS यानी जिला मास्टर प्लान पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बात करते हैं PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विषय में। उद्देश्य है इसका अतीत से सीखकर अगली पीढ़ी की अवसंरचना का निर्माण करना। NMP को BISAGN यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। यह इकोनॉमिक जोन्स के विकास में शामिल अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों की वर्तमान में संचालित एवं भावी परियोजनाओं के लिए व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। इस योजना में 7 इंजनों यानी क्षेत्रकों द्वारा संचालित आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। क्षेत्रक है रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मांस, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। ठीक है, ये बात हुई हमारी PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विषय में। अब बात करते हैं एल्फ्रेड नोबल की स्मृति में 2024 के अर्थशास्त्र के स्वेरेगिस रिक्स बैंक पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। उन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग उपनिवेशों में लोकतंत्र का विकास इसलिए हुआ क्योंकि जनता द्वारा क्रांति करने के खतरे को केवल सामाजिक सुधारों के वादे से नहीं रोका जा सकता था। देशों की समृद्धि में अंतर देखते हैं तो विश्व के सबसे संपन्न या अमीर 20% देश अब सबसे निर्धन या गरीब 20% देशों से लगभग 30 गुना अधिक अमीर है। देशों के मध्य समृद्धि में अंतर का एक कारक यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अलग अलग उपनिवेशों में स्थापित सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप के बीच असमानता का बने रहना है। इन अंतरों में देखो निम्नलिखित शामिल है, तो कौन कौन से उन पर बात करते हैं। पहला है शोषक प्रवृत्ति वाली संस्थाएं। ये उपनिवेशवादियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय आबादी का शोषण करने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए कुछ उपनिवेशों में गठित की गई थी। इन संस्थाओं ने समृद्ध देशों की नियति को उलट दिया क्योंकि उपनिवेशीकरण के बाद में समृद्ध देश गरीब हो गए। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के मध्य उपनिवेशीकरण से पहले भारत में औद्योगिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक था। समावेशी संस्थाएं। उपनिवेशवादियों ने उन जगहों पर जहां आबादी कम थी और यूरोपीय उपनिवेशवादी ज्यादा रहते थे वहां यूरोपीय लोगों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं स्थापित की। अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल है। यूरोपीय उपनिवेशवादियों की आबादी, क्षेत्र में रोगों के प्रसार के कारण उपनिवेशवादियों की मृत्यु दर, भूमध्य रेखा के पास ज्यादा घातक बीमारियां और भूगोलीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत योजना यानी ट्रांसमिशन शुरू की। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विकसित किया है। ट्रांसमिशन प्रणाली विद्युत उत्पादन के स्रोत और लोड अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाली विद्युत वितरण प्रणाली को आपस में जोड़ती है। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इस योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका उद्देश्य 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना है। साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024 के 4.85 लाख सर्कुलर किलोमीटर से बढ़ाकर 2032 में 6.48 लाख सर्कुलर किलोमीटर करना है। इंटर रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट तक करने की भी योजना की है। इसके तहत ट्रांसमिशन सेक्टर में अभिनव घटकों को भी शामिल किया गया है। इसमें 10 गीगावाट तक की अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म, 47 गीगावाट तक की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 30 गीगावाट तक के पम्प्ड स्टोरेज प्लांट्स को भी एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की विद्युत संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है। ट्रांसमिशन योजना में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है। बात करते हैं भारत की ट्रांसमिशन प्रणाली के समक्ष चुनौतियां।
ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि, नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकरण में समस्याएं, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, विनियामकों द्वारा विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान देना, साइबर सुरक्षा आदि। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के विषय में देखते हैं। इसकी स्थापना निरस्त किए जा चुके विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इस अधिनियम की जगह विद्युत अधिनियम 2003 को लाया गया है। सदस्य हैं इसके सीईए में अध्यक्ष सहित अधिकतम 14 सदस्य होते हैं। इनमें से अधिकतम 8 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कार्य राष्ट्रीय विद्युत नीति के विषय में केंद्र सरकार को सलाह देना, विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानक तय करना। ठीक है, बात हुई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के विषय में। अब बात करते हैं भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बारे में। तो देखते हैं, भारतीय औषधि महानियंत्रक ने घोषणा की है कि 11 देशों ने भारतीय फार्माकोपिया को अपने मानक के रूप में मान्यता दी है। भारतीय फार्माकोपिया को भारत में निर्मित और या बिक्री वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय फार्माकोपिया स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता और क्षमता के लिए मानक निर्धारित करती है। इसे भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा प्रकाशित और अपडेट किया जाता है। बात करते हैं भारतीय फार्माकोपिया आयोग के विषय में। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसे देश में दवाओं के मानक निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है। इसके कार्य देखते हैं तो भारतीय फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मुलेरी ऑफ इंडिया को नियमित करने से संशोधित एवं प्रकाशित करना। यह भारतीय फार्माकोपिया रेफरेंस सब्सटेंसेस आईपीआरएस प्रदान करता है। यह आईपीआरएस परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय नदियां यानी एटमॉस्फेरिक रिवर्स। वायुमंडलीय नदियां उच्चतर अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव हो रहा है। यह बदलाव पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन के कारण हो रहा है। इस स्थानांतरण के परिणाम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है और जल की आपूर्ति भी कम हो सकती है। इससे कृषि प्रभावित हो सकती है। उच्चतर अक्षांश वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित हो सकती हैं। उच्चतर अक्षांशों में वायुमंडलीय नदियों की अधिकता आर्कटिक में समुद्री बर्फ के पिघलने की गति को बढ़ा सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आएगी और वन्य जीवन प्रभावित होगा। वायुमंडलीय नदियां क्या उनके बारे में देखते हैं। तो वायुमंडलीय नदियों को फ्लाइंग रिवर्स भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबी व संकीर्ण धाराओं के रूप में होती हैं, जो अधिकांश जल वाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर की ओर ले जाती हैं। ये अपने मार्ग में जलापूर्ति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखते हैं ई माइग्रेट पोर्टल। तो विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई माइग्रेट पोर्टल के विषय में देखते हैं। विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे भारतीय कामगारों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और प्रबंधित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों को सूचना की उपलब्धता, दस्तावेजीकरण, हेल्पलाइन सहायता आदि सहित अलग अलग सेवाएं प्रदान करना है। इसमें 24/7 बहुभाषीय हेल्पलाइन की सुविधा होगी। साथ ही इसके तहत दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने और आवर्जन के मामले में कागज रहित मंजूरी प्राप्त करने के लिए डिजी लॉकर को एकीकृत किया जाएगा। यह विदेशी नियोक्ता और रोजगार दिलाने वाले पंजीकृत एजेंटों और बीमा कंपनियों को एक साझा मंच पर लाता है। इससे सुरक्षित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हुई बात ई माइग्रेट पोर्टल के विषय में। अब बात करते हैं डिप्थीरिया के विषय में। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम राजस्थान के डीग शहर में पहुंची। इसके विषय में देखते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो विष उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया यानी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह मनुष्य के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। यह रोग मुख्यतः नवजात शिशुओं से लेकर 16 वर्ष की आयु तक के किशोरों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसकी रोकथाम उन टीकों द्वारा की जाती है जो प्राय टिटनेस एवं पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और इनएक्टिवेटेड पोलियो टीकों के साथ दिए जाते हैं। इससे सरकार ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया है और इसकी रोकथाम के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस यानी डीटीपी का लगाया जाता है। बात करते हैं व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना। हाल ही में पीएलआईडब्ल्यूजी के ऑनलाइन आवेदन सुविधा के तहत काफी आवेदन किए आए हैं। इसमें 43% नए आवेदक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र से हैं।
पहला IWG के विषय में देखते हैं। इसके उद्देश्य हैं घरेलू स्तर पर व्हाइट गुड्स विनिर्माण को बढ़ावा देना, साथ ही व्हाइट गुड्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना। टारगेट सेगमेंट एयर कंडीशनर और LED लाइट्स। संभावित परिणाम, इससे घरेलू मूल्यवर्धन 15 से 20% से बढ़कर 75 से 80% होने की उम्मीद है। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। पात्रता, भारत में टारगेट सेगमेंट्स के तहत विनिर्माण के लिए ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना की अवधि है वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028 से 29 तक। देखते हैं एक्स बैंड रडार के विषय में। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। एक्स बैंड है क्या, उसके विषय में देखते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के अंतर्गत वस्तुओं की दूरी, वेग और भौतिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक्स बैंड रडार विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक्स बैंड यानी 8 से 12 गीगाहर्ट्ज में विकिरण उत्सर्जित करता है, जो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की लघु तरंग दैर्ध्य के अनुरूप होता है। लघु तरंग दैर्ध्य के कारण यह हाई रेजोल्यूशन की छवियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसकी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। लाभ है इसके, यह भूस्खलन की चेतावनी देने के लिए मृदा के समान कणों की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। ये उसके लाभ। अब बात करते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के विषय में। एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी तेंदुओं आबादी वाले टाइगर रिजर्वों में पहला स्थान दिया गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के विषय में देखते हैं तो यह अवस्थित है इसकी नल्लामाला पर्वत श्रृंखला, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह श्रृंखला पूर्वी घाट की शाखा है। इसमें 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। प्राकृतिक वनस्पति, इस अभ्यारण्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बांस और घास पाए जाते हैं। जीव जंतु, बाघ, तेंदुआ, भालू, एशियाई जंगली कुत्ता, सियार, सांबर, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। और कृष्णा नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। जलप्रपात है एथिपोथला, पेदा, डुकुडू, गुंडम, चालीश्वरम आदि। अब बात करते हैं यूरोपा क्लिपर के विषय में। नासा का यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए लंबी यात्रा पर निकला। ये क्या है, इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इसके इस तथ्य का पता लगाना कि क्या यूरोपा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। साक्ष्यों से पता चलता है कि यूरोप के बर्फ के नीचे विशाल लवणीय महासागर मौजूद है। इससे पृथ्वी से भी अधिक जल है। यह नासा द्वारा किसी ग्रहीय मिशन के लिए विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह पृथ्वी की कक्षा के बाहर किसी अन्य ग्रह पर महासागरों का अध्ययन करने के प्रति समर्पित पहला नासा मिशन भी है। यह 2030 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू करेगा और 2031 में यूरोपा के लिए फ्लाई बाय उड़ान भरेगा। इसके उपकरणों में बर्फ भेदने वाले रडार, कैमरे और एक तापीय उपकरण शामिल है, जो जल के किसी भी हालिया प्रस्फुटन पर नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कोलंबिया की। राजधानी है इसकी बोगोटा। देखते हैं, भारत ने कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भौगोलिक अवस्थिति क्या है इसकी, तो भूमि सीमा इसके पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, उत्तर में पनामा तथा दक्षिण में पेरू व इक्वाडोर स्थित है। समुद्री सीमाएं कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर से लगती हैं इसकी। यह दक्षिण अमेरिका के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, यह जहां दक्षिण अमेरिका मध्य और उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है। कोलंबिया 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल हुआ था। विशेषताएं हैं इसकी। भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं। सर्वोच्च बिंदु पिको क्रिस्टोबल कोलोन। जलवायु तट और पूर्वी मैदानों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उच्च भूमि में शीत जलवायु आदि। प्रमुख नदियां मैग्डालेना, अमेजन, ओरिनोको आदि। प्राकृतिक संसाधन देखते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना आदि। ठीक है, तो ये बात की हमने अपने आज के करंट अफेयर की। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।